नमस्कार। आज मैं सब लोगों के आज्ञा अनुसार मैं चामुंडा स्तोत्र पाठ कर रहा हूँ। चामुंडा पद का अर्थ इस प्रकार दिया है। चमु अज्ञान कार सेनाम व्यति समूह रूपाम यति इल्लो इल्यो विख्यातम ताति आदत्ते स्व आत्म साक्षात्कारेण नाशति इति चामुंडा। अर्थात अज्ञान कर्म रूप तथा आकाशित समूह रूप जो सेना है उसे अपने आत्म साक्षात्कार के द्वारा नष्ट करने वाली माँ चामुंडा है। तो आप इसका देखिए, ये श्री चामुंडा स्तोत्रम है, नवार मंत्र गर्भित है। ऐं बीजम परमात्मनि श्वासितम बुदया मरणातको। देखिए रिकॉर्ड हो रहा है, सुन लीजिएगा, है ना। ए भक्त्या मनसा जपन्ति परम तेषम सुवाकु ज्ञानम अम्बा मद हृदय शांभम अस्य विधि चित्त रूपाण अंत्या संपदाम चामुंडा महिमा अनंति वरदा स्वार्थ सिद्धे हिंकारम्बम रंगनर्तम करिम कर्मोकार लक्ष्यम परम मोकारम आत्मकवर्णम लक्ष्य विभाधिकारहीनम शिवाम शकारम वरदा भयांग कुशे महापाशा पाशान करे विवृत्तिम चामुंडा महिमामोऽस्मि वरदाम स्वार्थ सिद्धे कलिंकारा ख्याम महिमणि रतिपति प्रणम्य गिहन परम गिर्वापादविहीनम च कपोपि मदनो यस्न प्रसाद मुद्रा त्रीन लोकान कुष्मे सुष्मि विजितवान तांग वेदा सारिताम चामुंडा महामनो अश्मिम वरदाम स्वार्थ सिद्धे चवार्ग गीत चित्त सुंदरीम भया गद्धभो जय मध्यस्था चवार्ग कृत वाद्य रसिकाम शास्त्र बाध वच्याकृतिम चर्वाकस्तम शस्त्र शास्त्रम निभ्रको रक्ते शाकल आत्मिकाम चामुंडा महिमानोस्मि वरदाम स्वार्थ सिद्धे मुंडेश्वरास सुरुत्रुवि कृत महाकष्टापदाम नाशनीम मुंड प्रोत सुमाल्यम सुविताम गताम मुक्ति पर्द स्वाघे घ्याम मुघे ज्ञानम विहीन कै पशूनि वह गातुम त्वाशक्त्यम जदे चामुंडा महामानो अश्मिम वरदम स्वार्थ सिद्धे दामर्यादि समस्त भूत निभ्रे सेवम सदा अनंदाम डाकनी दिशुम योगनीम परिलष्टम शस्त्र चक्रम संचारिम दंभोपते जदनम कृतात्म नाविध्यो संतुष्टि अनंतालम चामुंडा महामनो अश्विन वरदाम स्वार्थ सिद्धे इरेवो भातम विहितुम आनंद रहितो यज्ञम सगरम जने इसमें नवे रूपेण मरे गया अंत प्रदाति तथा ये भक्त्या स्तुति पूजनादि रचितम तेषाम अभिष्ट हृदयम चामुंडा महामनो अश्विन वरदाम स्वासिद्धे विद्यन बिंद्र कृतार्थ स्तुति प्रीताम विधि पाठिताम विद्य बिंद्र सुपूजनम करणे तन संतुष्टि चिता तदा विद्याम वीरानुतो अंबुजम ऋग्युगलम वीरावर्ग प्रवताम चामुंडा महामान अश्विन वरदम स्वार्थ सिद्धे केतोविभरणी मम माना प्रोतो भूत विभरणी एतो पद इष्टम वर्तिंदा कृतिम शनिदाम चेतो वर्ते नु सारिकम कर्मफलदम चिंतामणि श्रीक्रीम चामुंडा महामानो अश्विन वरदम स्वार्थ सिद्धे श्री शांताचलनम तय अमुजम पदाशक्यते सदा श्री शांत्या दिरुणा पंते वरम चिदा आनंदम नाथम नथाभि
दत्तानं मृतपान मत हृदया अंतस्ते वक्त्रोदोभम शांति में शम मानतु नोतु पठत्वा स्त्रोतम महानंदम। ये चामुंडा स्त्रोत है, नवार मंत्र गर्भित है। इसको आप जो है एक पखवाड़े में 21-21 पाठ, एक पखवाड़े मतलब 15 दिन में 21-21 पाठ प्रतिदिन करने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। चामुंडा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ये जो है मैंने आपको बताया है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र है माँ का। मंत्र जाप करिए 21 दिनों तक, प्रतिदिन 21 बार पाठ करिए, फिर इसका फल आप देखिए। ये चामुंडा स्त्रोत है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं बाबा आदिल, लखनऊ से। प्रसन्नवदना सौभाग्यदा भाग्यदा। नमस्कार, मैं बाबा अनिल बद्रीलाल, लखनऊ से। आज मैं सर्वप्रथम आपके सामने पेश कर रहा हूँ पॉडकास्ट। ये जीवन का मेरा प्रथम प्रयास है। आशा करता हूँ कि जैसे आपने प्रेम मुझे सबने इस चीज़ में दिखलाया है, उसी तरह से इस पॉडकास्ट को भी आप लेंगे। आज मेरे सबसे पहले गेस्ट हैं हमारे माननीय डॉक्टर विवेक गौतम। ये मेडिकल हेल्थ ऑफिसर हैं और ये अपना कार्य भलीभांति निभाते हैं। अब मैं इनसे कुछ प्रश्न पूछूंगा जिसका ये जवाब देंगे, और आप देखिएगा कि इन्होंने किस लगन से, किस सहानुभूति से अपने कर्म क्षेत्र और धर्म क्षेत्र को निभाया है। और दूसरी बात ये है कि ये अध्यात्म में जो है इनकी बहुत रुचि है, और ये जो है बहुत सारे इन्होंने अनुष्ठान भी किए हैं, और अभी भी ये हर सनातन धर्म में जो होता है उसका भी ये एज ए डॉक्टर होते हुए पालन किया है। मरीजों के प्रति क्या भाव है, क्या नहीं, सब मैं पूरी संपूर्ण इनके जीवन का वृत्तांत आपके सामने रखूँगा। आप प्लीज़ पॉडकास्ट को पूर्ण रूप में देखिएगा। ये पॉडकास्ट मेरे जीवन में सबसे पहले किसी डॉक्टर का इंटरव्यू है। तो डॉक्टर मरीजों के लिए क्या सोचते हैं, उसके जीवन में क्या क्या कठिनाई आती है, अब वो किस लाइन में है, कैसे क्या करता है, ये संक्षेप में बता दूं कि आप डॉक्टर विवेक गौतम जी ग्रामीण तो नहीं कहेंगे, कस्बा है तो वहाँ पर ये मेडिकल ऑफिसर है। इनका अधिकतर कार्य जो है पोस्टमार्टम मेडिको लीगल केस भिजवाने में हुआ, पोस्टमार्टम से लेके रिपोर्ट भिजवाने तक। और इनसे मैं पूछूंगा उसमें आपको क्या क्या अनुभव हुए, और इस वर्तमान में आपको मरीज के साथ कैसे सहानुभूति है, कैसे कैसे मरीज आते हैं, और वो आपसे क्या अपेक्षाएं रखते हैं, उन चीज़ों का ये जो इन पर बीतती है, जो इनके जीवन में बीती है, वो आपके सामने रखेंगे। हाँ तो नमस्कार। हाँ देखिए, अपना डॉक्टर विवेक गौतम जी मेडिकल ऑफिसर हैं, और इस समय जो है क्या करता है, एज ए मेडिकल ऑफिसर काम कर रहे हैं। इन्होंने नौकरी ही मेडिकल ऑफिसर के रूप में शुरुआत की थी, अब इनका प्रमोशन भी होने वाला है। तो मैं आप लोगों को निवेदन करता हूँ कि इनके बातों को ध्यान से। हाँ तो डॉक्टर विवेक गौतम जी, मैं बाबा अनिल मजूमदार, यूट्यूब में मैं बहुत ही ज़्यादा सब लोगों को पसंद कर, सब लोग मुझे पसंद करते हैं। ये जीवन का पहला पॉडकास्ट है, लगता है इसको भी पसंद करेंगे लोग। तो डॉक्टर विवेक गौतम जी, पहला प्रश्न ये है कि आपसे चूँकि मैं भूत प्रेत तंत्र मंत्र अलौकिक घटना पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में ज़्यादा ही फेमस हूँ, तो मैं इनसे एज ए डॉक्टर, ये मेडिकल ऑफिसर थे, तो आप जानते हैं एज ए मेडिकल ऑफिसर तो इनकी ड्यूटी लगती है पोस्टमार्टम हाउस में, पोस्टमार्टम करने में। और इनके पास भांति भांति के शव आते हैं, शव विच्छेदन करके उनकी रिपोर्ट सरकार तक पहुंचाना इनका
ये अपने जीवन क्षेत्र में कैसे खड़े उतरते हैं, क्या क्या अनुभव हुए, ये इन्हीं की जवानी। हाँ, तो डॉक्टर विवेक साहब, ये सबसे आप पहले- मेरे पास पॉडकास्ट में पहली दफा आए हैं। जी 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 आप निसंकोच बताइए, जी। है ना, कि आपने जैसे पढ़ा, उसके बाद आपने MBS किया, फिर एज ए मेडिकल ऑफिसर आप जो है तैनात हुए, तो आपको सबसे पहले किस किस काम में आपको डिप्यूट किया गया, सौंपा गया? सबसे पहले तो मैं श्री अनिल मजूमदार जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे उन्होंने अपने पॉडकास्ट पर आमंत्रित किया। और मैं चूँकि बजरंग बली जी का भक्त हूँ, पूजा पाठ में शुरू से करता रहा, और उन्हीं की कृपा और आशीर्वाद से मैं सही से जो है मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, और प्राइवेट और सरकारी दोनों जगह में कार्यरत रहा। तो वर्तमान में सरकारी में जब मैंने ज्वाइन किया तो बहुत सी चुनौतियां थी कि डॉक्टरों को लेके बहुत से लोगों में ये था कि वहाँ पे माहौल अच्छा नहीं है, गांव में तैनाती कर दी जाती है और कुछ खाने पीने का कुछ नहीं है, कहीं भी ड्यूटी लगा देते हैं। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरी सबसे पहले ड्यूटी पोस्टमार्टम हाउस पर ही लगाई गई। अरे तो देखिए, घूम फिर के वही मेरे पास हॉरर का आया है जी जी कि किस तरह से जो है लोग बाग एक भयानक और भयावह वातावरण में काम करते हैं। आप देखिए, आपके सामने यदि करीब 10 मतलब डेड बॉडी पड़ी हुई हो, उनका पोस्टमार्टम करना हो, उसके पास बैठ के पूरी रिपोर्टिंग करनी है, तो आपके दिल में कैसा एक भयानक अनुभव होगा यदि आप पहली दफा नौकरी में आए हैं। और करते करते तो लोग बात ट्रेन हो जाते हैं, लेकिन जब सर्वप्रथम वो नौकरी में आता है और उसके सामने एक सड़ा गला शव आता है, जिसको वो कहीं के लावारिस भी हो या वारिस भी हो उसके, लेकिन उसको उनको तो पता नहीं है, उनको तो सिर्फ जो ऑर्गन्स निकाले जाएंगे उनको देख के, उनके नाप जोख करके, उनको सब कुछ करके, और फिर उनका बिस्तर जो है भली भांति निकाल के और संबंधित जगह पे पहुंचाना, और इस तरह से काम होते हैं। तो डॉक्टर विवेक जी, क्या आप मुझे बताएंगे कि सबसे पहला केस आपके सामने किस का आया था? नौजवान का, कि वृद्ध आदमी का, कि किसी नवयुवती का, कि किसी पौड़ा या वृद्ध स्त्री का या बच्चे का? ये करीब 2-3 साल पहले की बात है, जी जब मैं उस समय रात्रिकालीन पोस्टमार्टम भी करने होते थे। जी तो जब मेरी पहली ड्यूटी थी तो संयोगवश उसी रात को मुझे रात्रिकालीन पोस्टमार्टम के लिए रुकना पड़ गया। तो वहाँ पर सबसे पहले एक जवान लड़के का पोस्टमार्टम होने के लिए पुलिस वाले उसकी डेड बॉडी को लेकर आए थे। तो सारे कागज और सारे पूरे होने के बाद हम जब शव विच्छेदन के लिए जा रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि पीछे से मुझे किसी ने आवाज़ दी, बहुत तेज थे डॉक्टर साहब। फिर मैंने अपनी टीम जो मेरे साथ थी उसमें किसी को आवाज़ नहीं आई, तो टीम आगे जा रही थी तो मैं रुका, शायद मुझे कोई बुला रहा हो। तो मैं उस कमरे में गया जिसमें मैं बैठता था, मेरा ऑफिस। तो वहाँ पर गया तो वहाँ पर कोई नहीं था। फिर मुझे लगा हो सकता किसी ने बाहर बुलाया। फिर मैं बाहर निकला, फिर आवाज़ आई, फिर मैं दोबारा गया, कोई नहीं था। उसके बाद मैं क्या देखता हूँ कि बाहर से मुझे कोई खिड़की पे नॉक कर रहा है, कोई लड़का मुझे नॉक कर रहा है। तो मैं बाहर को गया, मुझे लगता हो गया कोई इनके जानने वाला होगा, जो डेड बॉडी आई है उसके परिजन आते ही हैं। तो जब मैं पीछे की ओर मुड़ के गया तो मैंने देखा एक जवान लड़का करीब 19 साल का रहा होगा, वो मुझे आवाज़ दे रहा था। तो मैं उसके पास गया, मैंने पूछा क्या हुआ। कहने लगा कि डॉक्टर साहब पोस्टमार्टम थोड़ा अच्छे से कीजिएगा, चोट ना लगे, दर्द ना हो। तो मुझे लगा हो सकता है परिजन होगा, दुख की वजह से ऐसा बोल रहा होगा। खैर मैं वहां से आ गया, पोस्टमार्टम जो मेरी टीम थी उसके साथ आ गया। पोस्ट सारी कार्रवाई पूरी करने के बाद जब मैं उस डेड बॉडी को देखता हूँ तो मैं एकदम से चौंक जाता हूँ। वो जो डेड बॉडी थी वही लड़का जो मैंने बाहर देखा। वाह, जी।
ये तो मतलब आप रोमांचित हो गए कि और आपके पहली रोज- ड्यूटी और हाँ। पोस्टमार्टम और इतना सब कुछ मैंने सुन रखा था, और मैं सरकारी के लिए नौकरी के लिए तैयार तो था नहीं, फिर भी मैंने करी थी कि जो है ग्रामीण इलाकों में भी मैं सेवा दे सकूं और कुछ मुझे सीखने को भी मिल जाए। अब उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि मैं इसके बारे में किससे बताऊं, क्योंकि मुझे कुछ पता भी नहीं कि टीम में लोग मुझे सोचेंगे कि पागल है। तो मैं उस समय सारा पोस्टमार्टम वगैरह जो भी था वो हो गया। अब चूंकि टीम वालों ने मुझे नोटिस कर लिया था कि डॉक्टर साहब बिल्कुल शांत एकदम जैसा हो अपना करके चुपचाप कमरे में बैठ गए, रिपोर्ट बना के पुलिस वालों को देने के बाद वहाँ पे पूरी टीम जो होती है चाय वगैरह पीती है तो चाय के दौरान उन्होंने मुझसे पूछा, क्योंकि वो लगातार बातें ऐसी करते हैं कि मन थोड़ा सा आनंदित रहे, प्रसन्न रहे, लेकिन मुझे इतना हंसी आ रही थी, मैं कहीं और ही खोया हुआ था। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप दुखी क्यों हैं, क्या हुआ, आपका ध्यान कहीं और है। तो मैंने उन्हें ये पूरी घटना बताई। तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब अक्सर यहाँ पर ऐसा होता रहा है कि कई बार छत पे किसी के चलने की आवाज़ आती है, कई बार घुंघरू की आवाज़, कई बार अगर आप रात में रुके हैं कोई दरवाज़ा पीट के जाता है, और कोई कई बार बाहर से आवाज़ आती है कि पानी पिला दो, पानी पिला दो। ये सब उन्होंने मुझे बताया और मेरे अंदर थोड़ा सा डर भी बैठा। लेकिन उन्होंने मुझसे, टीम वालों ने मुझसे कहा कि यहाँ पे रात में रुकना नहीं होता है जी। तो चूंकि ये वो घटना, मैं अपने घर आ गया और ये घटना तो रह गई। 2 महीने के बाद एक घटना और हुई जी। उसमें क्या हुआ, मुझे रात्रिकालीन पोस्टमार्टम के लिए रुकना पड़ गया, और संयोगवश जो मेरे साथ वार्ड बॉय था और जो टीम थी वो आने में थोड़ा देर हो गया खाना खाने की वजह से, और तब तक डेड बॉडी आई भी नहीं थी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप बैठिए, हम खाना क्या खा के आ रहे हैं, और उन्हें आने में तकरीबन 2 घंटे लग गए। और इसी टाइम मुझे प्यास लगी, प्यास करके मैं बाथरूम गया, प्यास पानी पी के मैं बाथरूम गया। तो वहाँ पे मैंने हाथ धोए वॉश बेसिन में, और वॉश बेसिन में हाथ धो रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कोई मेरे पीछे है। अरे जी। फिर तो आपको मतलब कैसे फीलिंग हुई? उस समय मेरे दिमाग में तो वही पुरानी बातें घूम रही थी कि एक तो मैं अकेला और रात्रि भी हो रही थी। तो शीशे में, मैंने सामने शीशा लगा हुआ था, मैंने शीशा देखा, शीशे में कोई नहीं दिखा, लेकिन बराबर आवाज चलने की आई थी। दरवाजा मैं हल्का सा बंद कर देता था, पूरा दरवाजा खुला, आवाज भी आई चलने की। अब मैं पीछे मुड़ूं तो कोई नहीं। उस घटना के बाद मैंने तुरंत फोन करा, तो टीम वाले तुरंत आए दौड़ के, और मैंने उनसे ऐसी सी बात बताई। तो उन्होंने, वो पायलों की आवाज थी। अच्छा। और तकरीबन आधे घंटे के बाद जो डेड बॉडी आई वो भी किसी महिला की थी। मतलब क्या संयोग है, पहला केस भी ऐसा हुआ, ये केस भी वैसे ही हुआ। वो नवयुवक जिसको बाहर से खटखटा के बात कर रहा था, ये जो आपके साथ हाथ धो रही थी वॉशरूम में, तो वो भी जो है महिला निकली है, जो कि बॉडी उसके 1-2 दिन बाद आई। जी जी। और एक घटना में आपको, अक्सर ऐसी घटनाएं होती रही हैं, लेकिन एक घटना ने मुझे बहुत आश्चर्य में डाला। कई बार दिन में ड्यूटी करके हम जल्दी भी फ्री हो जाते थे कि रात के लिए कोई पोस्टमार्टम नहीं होता था, तो हम जल्दी फ्री हो जाते थे 4-5 बजे। तो जाड़ों के दिन चल रहे थे, तो रात जल्दी हो जाती है, तो 5 बजे मैं घर के लिए निकला, बस अड्डे पर पहुंचा। तो बस तकरीबन वो लास्ट बस थी जाने के लिए, तो मैं बस में चढ़ा। बस में सिर्फ 2-3 सवारियां रही होंगी, फिर एक सीट पे एक महिला बैठी थी, और उसके जस्ट पीछे वाली सीट खाली थी, तो मैं उधर ही बैठ गया, वो बीच में सीट थी। और वो महिला, जब कंडक्टर टिकट काटने आते हैं बिना टिकट, वो जब लेने आए, उन्होंने उस महिला से टिकट लिया नहीं, उस महिला को टिकट नहीं दिया, ना पूछा उससे। तो मेरे पास कंडक्टर आया, मेरे पास रुपए खुले थे नहीं, तो मैंने कहा इनका टिकट बना दो।
और मुझसे खुले रुपए ले लेना। तो ऐसा हुआ सर कि कंडक्टर ने मुझसे कहा कि कौन सी महिला, यहाँ तो कोई नहीं है। जो कि आपके ये पास है बैठे हुए थे। जी जी, मैं देखूं सच में वहां पर कोई महिला नहीं, जी। जबकि वो महिला कंडक्टर जब आ रहा था तो मेरे पीछे मुड़ी थी। उसने कहा था कि भैया आप मेरा टिकट ले लीजिए, मेरे पास पैसे नहीं, मुझे वहां तक जाना। मैंने उसका चेहरा देखा, मैंने कहा कोई नहीं, मैं बोल देता हूँ, इनका टिकट बना दो, फिर पैसे दोनों के ले लेना। फिर अच्छा, ये घटना मुझे रास्ते भर डराती रही। मुझे थोड़ा सा भय भी लगा, क्योंकि डॉक्टरी का पेशा थोड़ा बिजी लाइफ रहती है, तो बहुत ज़्यादा याद नहीं रहता, तुरंत घटनाएं भूलती भी चली जाती है, क्योंकि रोजमर्रा हमें ऐसे ही केसेस से डील करनी पड़ती। कोई जला हुआ आ रहा है, कोई सड़ी गली लाश, कोई फांसी वाली, तो हमारा रूटीन का है। हाँ, जब मैं घर पहुंचा उसके 2 दिन के बाद मेरी पोस्टमार्टम ड्यूटी फिर थी। अब मैं जब पोस्टमार्टम हाउस में आता हूँ, कागज आ जाते हैं। अब जब मैं पोस्टमार्टम के लिए अपनी टीम के साथ जाता हूँ, मैं देखता हूँ जो महिला उस बस में मुझे दिखी थी वही, और उसमें जो पुलिस रिपोर्ट में उस महिला की जो मौत हुई थी वो 1 हफ्ते पहले हुई। अब सोचिए 2 दिन पहले मुझे वो दिखी। इसे तब मुझे साइंस तो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन वहम भी नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने चेहरा देखा हुआ भी है। ऐसी घटना अक्सर होती रही। अब तो खैर मैं काफी मजबूत हो गया हूँ लेकिन जब मैं सरकारी में कार्यरत था तो ऐसी घटनाएं बहुत होती थी। आप देख लीजिए, आप लोग, एक डॉक्टर नवयुवक, देखिए अभी मतलब की उम्र ज़्यादा नहीं है, और इस उम्र से सबसे पहले इन्होंने जो केस हैंडल किया वो किसी लड़के का किया, जो कि बाकायदा इनसे बातचीत की। दूसरा केस इनके पास 2-3 महीने बाद हुआ, जिसको कि क्या कहते हैं, एक महिला थी जिसने इनसे कहा था कि मेरा भी टिकट ले लीजिएगा, मेरे पैसे नहीं है। इन्होंने कंडक्टर से कहा कि भाई 2 टिकट काट दीजिएगा, पैसे मुझसे ले लीजिएगा। लेकिन वो उस बस को छोड़ दूर दूर तक कहीं कभी दिखाई पड़ी। जब तो पता चला कि क्या कहते हैं, एक बॉडी इनके पास आई पोस्टमार्टम के लिए। इनको हल्का सा चेहरा याद था उसका कि कौन थे, इनके पास ही बैठी हुई थी, तो बार बार चेहरे पर नजर पड़ती थी, चेहरा याद था। तो देखा, जब कफन उठाया गया, कफन को निकाल के जब पोस्टमार्टम के लिए उसको स्टेज पर रखा गया, तो पता चला अरे ये तो वही महिला है जो कि मेरे पास बैठी थी, अब टिकट कह रही थी। तो जब पोस्टमार्टम के जो कागज बन के आते हैं पुलिस स्टेशन से, उसमें देखा जिस रात को ये इनके साथ बैठी थी उसके पहले शाम को ही उसकी मौत हो गई थी। और उसके क्योंकि घर दूर था, तो पोस्टमार्टम हाउस तक आते आते कागजात की पूर्ति करते करते उस दिन भीड़ भी ज़्यादा थी, डेड बॉडी कुछ ज़्यादा ही आई थी, तो उसका नंबर जब डेल में आया। लेकिन तब भी वो उस समय मरी हुई थी जबकि वो इनके साथ बस में बैठी हुई थी। तो ये किस तरह का है? ये है पैरानॉर्मल एक्टिविटी, जिसके अनुसंधान के लिए मैं वर्षों से जंगल में, सुनी हवेलियों में, मॉन्यूमेंट्स जो हमारे पुराने हैं उनको, ऐसे घर जो एबंडेंट है और जिसमें भूत प्रेत का साया मौजूद है, उनके साथ मैं बातचीत करता हूँ। और अपने वही K2 मीटर, मोशन सेंसर और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, उनसे बातें करता हूँ। तो धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट आया। तो आज हमारे डॉक्टर विवेक गौतम जी ने बताया कि पोस्टमार्टम हाउस में इनके साथ क्या क्या हुआ और आगे क्या संभावना है। तो डॉक्टर विवेक जी, अभी भी आप पोस्टमार्टम में आपकी वो होती है ड्यूटी रहती है? अब तो नहीं, लेकिन ये है, ऐसा कभी कभी लगता है कि कोई चल रहा है, कभी कभी कोई गुजर गया, अचानक से सामने से निकल गया, कुछ ऐसी घटनाएं होती रही हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले मुझको ऑफलाइन बता रहे थे कि जब आप पानी पीने गए थे तो झटके में जो है पूरा फ्रिज का दरवाजा खुल गया, पानी की बोतल जो है अपने आप ही आपके पैर के पास आके गिरी। जी जी जी। अपने आप ही बंद हो गई, जबकि पानी की बोतल जो अंदर रखी थी, हाँ। उसके बाद वो गिरी कैसे मुझे समझ नहीं आया, वो खुल कैसे गई।
अच्छा खुद मतलब वो ढक्कन कैसे उसका मतलब इतनी ऊंचाई से ढक्कन तो नहीं खुलता और गिरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो ढक्कन अंदर खुलता रखी तो है। पानी भी गिर जाता सब, जी 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 लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ और फ्रिज का दरवाजा अपने आप ही खुल जी, गया। जी। तो ये आपको रोमांच नहीं लगता जरा सा शहर में, शरीर में शहर नहीं होती कि जी जी। अब पहले लगता तो है, लेकिन जब से मैं बजरंगबली जी का भक्ति भाव में हूँ तब से मुझे थोड़ा मानसिक रूप से मजबूती भी मिलती है, बल भी मिलता है। और चूंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मुझे तो रोजमर्रा सबके ये दुख करने दर्द वाला को सुनना है, अपने सुनाने नहीं है। तो इस यही वजह अच्छे से डॉक्टर की पहचान जी, नहीं होती है। अब तो मन से मैं काफी मजबूत हो चुका हूँ। अच्छा। लेकिन इसमें मैं आप सबको एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे श्री अनिल मजूमदार जी क्योंकि लैब के इंचार्ज भी थे और वहीं पर मेरी इनसे मुलाकात हुई थी और हमने साथ में खाना भी खाया था। तो वहीं पे मुझे पता, मैं एक चैनल था जो इनके नाम से ही था, मुझे पता नहीं था मुझे मेरी इनसे मुलाकात हो जाएगी। और जब मैं इनके साथ खाना खाने के गया, एक रिपोर्ट साइन करवानी थी, तो मुझे इन्होंने अपना परिचय दिया। तो इन्होंने बताया कि मैंने बताया कि मैं भक्ति भाव में रहता हूँ, बजरंगबली जी की पूजा करता हूँ। तो बोले मैं भी चैनल, एक यूट्यूब पे चैनल है मेरा जिसमें मैं बजरंगबली जी के पूजा पाठ वगैरह के वीडियो डालता हूँ। मैं भी एक वीडियो देखता हूँ। तो इन्होंने मुझे दिखाया, मैंने कहा मैं इनका ही तो वीडियो देखता हूँ। मैं उसमें चेहरा मैंने देखा नहीं था, चेहरे वाले वीडियो थे नहीं इनके। तो पहली बार मतलब वो बहुत ही रोमांच का और अद्भुत पल था मेरे लिए कि एक संरक्षक और मेंटोर मुझे मिले उस समय, जो मैं एक तरीके से मेरे गुरु ही हैं, टीचर ही हैं, जो मुझे समय समय पर मेरा ख्याल रखते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं और मुझे अच्छी प्रेरणाएं देते हैं। ये देखिए क्या सहयोग है, जिन्होंने मुझे जिंदगी में कभी नहीं देखा, किसी तरह का कोई तंत्र वंत्र मुझसे कभी कोई काम नहीं किया। भगवान ने पता नहीं कहाँ से इनको भेजा किसी रिपोर्ट के लिए, जो उनके किसी जान पहचान वाले का था। स्वयं ये साइन कराने हैं, जबकि रिपोर्टें यहाँ से साइन होकर डायरेक्ट उसी पीएससी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहाँ का भी होता वहाँ पहुँच जाते हैं। मरीज कभी कभी मरीज के अटेंडेंट खुद आके रिपोर्ट ले जाते हैं। ये स्वयं है और इन्होंने जो है हमको देखा पहचाना, लेकिन मेरे नाम से कुछ डाउट हुआ इसका रिकल्टा फिर लिए। तब उन्होंने अचानक मुझसे पूछा, आप बाबा अनिल तो नहीं है? तब मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट हुई। तो मैंने कहा हाँ बेटे मैं ही बाबा अनिल हूँ। तो तब इनसे मुलाकात हुई, फिर इनसे हमारी करीब करीब फ़ोन पे वार्ता होने लगी। और मैं इनको बहुत ही ज़्यादा चाहता हूँ। ये अपने काम में बहुत ही व्यस्त रहते हैं, इसलिए कभी मिलने आने पर, लेकिन जब कभी मिलते हैं बड़े प्रेम भाव से मिलते हैं। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि भगवान ने मुझे मरीज के रूप में इनके पास नहीं भेजा, बस एक जिंदा जात का बूढ़े इंसान के रूप में भेजा, जिनका ये बहुत ही अच्छी तरह से पालन करते हैं और पवित्र भाव से मरीजों की सेवा करते हैं। अब मैं कुछ लीक से हटके पूछ रहा हूँ। हाँ तो विवेक जी, सबसे पहले ये बताइए, डॉक्टर जो पढ़ के आता है नया नया, उसको एक मेडिकल एथिक दी जाती है कि आप जो है मरीज को ही भगवान समझिए, उसकी सेवा करिए, उसको यदि उसमें जीवन का कुछ भी अंश मौजूद है तो उसको करके खड़ा करके उसके पैरों पर हंसते खेलते विदा कीजिए। क्या आपके मन में कभी ऐसा विचार आया कि जो आदमी निर्जीव से पड़ा है आपके पास, वो जो है क्या कहते हैं, मतलब पूरी हिम्मत लगा के, पूरी लगन लगा, जितना आपने पढ़ाई की सब कुछ करके सब दवाई पे, तो जिंदा जाते जब आपके समझ से अपने पैरों पर चल के घर पहुँचता है, तब कैसा आपको लगता है? जी, सबसे पहले तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। बहुत कम लोग ऐसा सवाल पूछते हैं, क्योंकि लोग आजकल जैसा माहौल चल रहा है कि लोग ये बोलते हैं कि इतना पैसा लगा हमारा मरीज ठीक हो गया। लेकिन डॉक्टर को इस सबसे लेना देना नहीं होता है कि कोई उसे धन्यवाद कहे या ना कहे। लेकिन एक जो हमें ऐसा परमात्मा ने जो ये कार्य सौंपा है खुशी जो मिली जी, कि किसी को ठीक करके या कोई हमारे यहाँ तो ठीक होके जा रहा है। और अगर ग्रामीण इलाकों में खासकर लोगों पे इतना धन नहीं होता है, उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर होती है और उन्हें पता भी नहीं होता है कि डॉक्टर कहाँ है, किस विभाग में है, कैसे क्या है, बहुत दूर तक वो जा नहीं पाते हैं। तो अगर उन्हें उनके
ग्रामीण इलाके में ही सही दवाई मिली और उन्हें अगर उन्होंने हमारी बातों पे अमल करा और वो ठीक हो गए तो बाद में बहुत से मरीज हमें धन्यवाद करने आते भी हैं। हमें बहुत खुशी होती है और हम उन तक ये मैसेज भी पहुंचाते हैं कि आप इधर उधर की कोई भी दवाई खाने से बचिए। जो डॉक्टर है अपने डॉक्टर पे विश्वास करिए, जितना उससे हो सकता है वो करेगा, नहीं आपको आगे के लिए सलाह दे देगा। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि इधर उधर झोला छापों के चक्कर में मत भटकिए, सही जगह सही डॉक्टर से इलाज कराइए। अच्छा, मैं एक ज्वलंत प्रश्न उठाना चाहता हूँ। जैसे कि ग्रामीण मतलब इलाकों में प्रचलित है जी कि डॉक्टर तो कुछ नहीं आता है, उससे अलावा जो है क्या कहते हैं, जो ये झाड़ फूक वाले ओझा गुइया जी महंत साधु संत अघोरी होते हैं, वो छू मंत्र करते हैं, वो मर्ज ठीक हो जाता है। जी 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 हाँ, मैं उसको झूठ नहीं कहता हूँ, क्योंकि प्राथमिक उपचार वही है कि उसका विश्वास जमे ईश्वर पे। और इस तरह से जो है आप ये बताइए, आपके समय ऐसा कुछ आया? जैसे कि बहुत से ऐसे होते हैं ग्रामीण इलाकों में, जी। सांप काटता है तो उसको सबसे पहले झाड़ फूंक के झाड़ फूंक के चक्कर में बहुत समय बर्बाद होता है। जी जी उसके बाद हाँ, कोई कोई बहुत ही अच्छे झाड़ फूंक वाले होते हैं, ये नहीं कहते, कोई सब नहीं जानते, लेकिन अधिकतर लोग पैसा कमाने के चक्कर में इधर उधर की करते हैं। और झाड़ फूंक के चक्कर में जैसे कि आपने वो किया है इस तरह से, जी बहुत अच्छा। तो कैसा आपको अनुभव होता है कि आपने किसी सांप ने डसा है, वो मर गया, आपने एंटीवेनम लगा के उसको ठीक किया और उसको सब कुछ जो है उसको जीवन रक्षा की और उसको प्राण बचाए, तो आपको कैसा लगा? कभी आपके पास ऐसे कोई ये बहुत बार ऐसा हुआ है कि अंतिम समय में ग्रामीण इलाकों में लेके अंतिम समय में ही डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। तो उसमें क्या है, उसकी हिस्ट्री जब लोग पूछो तो पता लगता है वो झाड़ फूंक कराने गए थे। 3-4 जगह झाड़ फूंक कराने के बाद फिर वो लास्ट में किसी ने हिम्मत करके सलाह दी हो तब वो अस्पताल में आते हैं, क्योंकि जागरूकता का अभाव है, लोग जल्दी विश्वास करते नहीं। क्योंकि अब हमारी सरकार इस दिशा में कार्य भी कर रही है और काफ़ी हद तक हमने जागरूकता फैलाई है। तो कई बार ऐसा हुआ अंतिम समय में लेके आए तो हमने एंटी स्नेक वेनम जो हमारी सरकार निःशुल्क उपलब्ध करवाती है, हमने उसे लगा के उसकी जान बचाई है। और तब उस मरीज ने और उसके परिजनों ने ये संकल्प लिया है कि कभी भी हम झाड़ फूंक के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हमेशा अपने मरीज को कैसा भी सांप ने काटा हो चाहे कैसा भी हो, अगर हमें वहम भी लग रहा है सांप ने काटा है, अगर कांटे का निशान है तो हम एक बार उसे अस्पताल जरूर लेकर आए। बहुत अच्छा। ये मैं समस्त ग्रामीण जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि जब आपके पास इतनी अच्छी सरकार ने मेडिकल फैसिलिटी दी है, हाँ जानते हैं कभी कभी उस मेडिकल फैसिलिटी में रुकावटें भी आती हैं बहुत सारी, क्योंकि बिचलौए बहुत होते हैं, इधर से उधर ले जाते हैं, पैसा भी गंवाते हैं, जान भी गंवा दी जाती है। लेकिन सही समय मेडिकल आपके छोटे छोटे जो पीएचसी वगैरह होते हैं या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वगैरह होते हैं, उनमें आप जरूर ले जाइए, इस तरह के केस को पहले दिखाइए। कुछ लोग जो है जैसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है या कुछ कोई भी प्रेशर हो वो हो, उसके कारण उटांग पटांग हरकतें करने लगते हैं, उसको भूत प्रेत का साया समझ के जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट करने से घबराते हैं। एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट समझिए कि सालों साल चलता है, लोग बस छू मंत्र से विश्वास करते कि इधर बाबा जी ने फूका और उधर वो खड़ा होकर चलने लगा। तो ये आज के कलयुग में जरा पॉसिबल नहीं है। सब चीज़ों सब पैथी पर विश्वास करें, नेचुरल पैथी पर भी, और ये भूत प्रेत तंत्र के जो जादूगर हैं या महंत हैं या अघोरी हैं या बाबा लोग हैं, इन पर भी विश्वास करें। लेकिन सर्वोत्तम कौन है? वो एक पढ़ा लिखा जिसने अपने जिंदगी के 5 साल रगड़ रगड़ के पढ़ के यहाँ तक की काबिलियत पाई कि वो आके सरकारी नौकरी ज्वाइन कर सके। तो क्यों ना हम सब संकल्प लें कि चाहे कुछ भी हो जाए, सबसे पहले हॉस्पिटल में ले जाके भर्ती कराएंगे, कुछ आशा के साथ कि ये जीवित होकर हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से पहला पॉडकास्ट हमारे विवेक जी का। विवेक जी, कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे आम आदमियों को?
जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनमानस को और जो आज की नई जनरेशन चल रही है उसको, और एक सबसे पहला संदेश तो यही देना चाहूँगा कि आप कुछ भी करें, लेकिन आप अपने पहले माता पिता को और अपने घर वालों को पहले उन पर विश्वास करिए। उनकी वो जो कह रहे हैं आपके भले के लिए कह रहे हैं उसको मानिए और उनकी सेवा भाव कीजिए। ये क्योंकि आप डिजिटल वर्ल्ड से जुड़िए, लेकिन उसका उपयोग अच्छे कार्यों के लिए कीजिए, ना कि गलत कार्यों के लिए। और नशे से दूरी बना के चलिए। नशे से आपका भला कभी नहीं हो सकता। नशा से सदैव दूरी बना के चलिए और हमेशा परोपकार और भलाई के कार्यों को जरूर से जरूर करिए। अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो अवश्य ही कीजिए। और त्योहारों पे, खास करके पर्वों पे आजकल होता है कि लोग अपने मोबाइल में ही रहते हैं, लेकिन आप मोबाइल की दुनिया से कुछ मौकों पे बाहर निकलिए, आपस में मिल के बात करिए, लोगों को सामने सामने मिल के बधाई दीजिए। ये नहीं कि आपने बस मैसेज कर दिया और हो गया, क्योंकि जब आपको कोई ज़रूरत पड़ेगी तो आपके अपने और आपके आस पड़ोस के लोग ही काम आते हैं। बस इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। अरे तो आप लोग जो है मेरे लिए सब कुछ है। आप लोग बाबा अनिल लखनऊ की तरफ से, मेरा पूरा नाम अनिल मजुमदार है, 9616205263। मैं ये प्रयत्न करता हूँ कि मैं जो है ये पॉडकास्ट जो है जब जब समय मिलेगा मैं दिया करूँगा, और विभिन्न क्षेत्रों से लोगों को बुलाकर उनका जो है इंटरव्यू लूँगा, और आपके सामने जीवन में आती हुई कठिनाई या किस तरह से वो फेस करते हैं सब मैं बताऊँगा। इसी के साथ इस पॉडकास्ट को मैं समाप्त कर रहा हूँ। ये पॉडकास्ट के जो रचयिता हैं तो वो हमारे श्री राजकुमार मिश्रा जी हैं। उन्हीं के प्रयत्न से, उनके जो है दुआओं से ये पॉडकास्ट हुआ है। ये बहुत ही विख्यात ज्योतिष है। हो सकता है आज का दिन नवमी का दिन है, माघ मास है, तो इस पवित्र महीने में माँ के आशीर्वाद से मैंने इस कार्यक्रम को किया। आशा करता हूँ इस तरह से नए नए व्यक्तित्व को आपके समक्ष रख के एक समाज के सामने उदाहरण पेश करूँगा कि पॉडकास्ट जो है कोई अपने उसके लिए नहीं करता। अब ये डॉक्टर विवेक है, अब ये जो है सरकारी मतलब सर्वेंट है। एक सरकारी डॉक्टर जो है वो अपनी की पब्लिसिटी क्यों कराएगा? वो तो जो हमारे में कमियां हैं वही तो दिखाएगा, है ना। उस तरह से उन्होंने प्रयत्न किया। कुछ हॉरर एक्सपीरियंस भी बताए। आपको यदि अच्छा लगा तो आगे से मैं और विभिन्न तरह के लोगों को बुलाऊंगा, उनके पास यदि कोई हॉरर एक्सपीरियंस है वो बताऊंगा। उनके जीवन में क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं, किस पेशे से जुड़े हैं, उसमें क्या क्या कठिनाई, सब आपके सामने पेश करूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बाबा अनिल लखनऊ से 9616205263। नमस्कार। नमस्कार। आज मैं सब लोगों के आज्ञा अनुसार मैं चामुंडा स्तोत्र पाठ कर रहा हूँ। चामुंडा पद का अर्थ इस प्रकार दिया है: चमु अज्ञान कार सेनाम व्यति समूह रूपाम यति इल्लो इल्योक्यातम ताति आदत्ते स्व आत्म साक्षात्कारेण नाशति इति चामुंडा। अर्थात अज्ञान कर्म रूप तथा आकाशित समूह रूप जो सेना है उसे अपने आत्म साक्षात्कार के द्वारा नष्ट करने वाली माँ चामुंडा है। तो आप इसका देखिए, ये श्री चामुंडा स्तोत्रम है, नवार मंत्र गर्भित है। ऐं बीजम परमात्मनि श्वासितम बुदया वर्णातकौ। देखिए रिकॉर्ड हो रहा है, सुन लीजिएगा, है ना। ए भक्त्या मनसा जपन्ति परम तेषाम सुवाकु ज्ञानदाम अम्बा मद हृदय शांभम अस्य विधि चित्त रूपाण अंत्या संपदाम। चामुंडा महिमा अनंति वरदा स्वार्थ सिद्धे हिंकारम्बम रंगनर्तम करिम कर्मोकार लक्ष्यम परम मोकारम
आत्मकवर्णं लक्ष्य विभाधिकारहीनं शिवां शकारं वरदाभयांकुशे पाषाणकरैर्वृत्तिं चामुण्डा महिमामोऽस्मि वरदां स्वार्थसिद्धे कलिङ्काराख्यां महिमणि रतिपति प्रणम्य गिहनप्रं गिर्वापादविहीनं च कपोपि मद्मो यस्न प्रसाद मुद्रा त्रीन् लोकान् कुष्मे शुष्मे विजितवान् तां वेदा सारितां चामुण्डा महामनो अश्मिं वरदां स्वार्थसिद्धे चवार्ग गीतचित्तसुन्दरीं भयागद्धभो जयमध्यस्था चवार्गकृत्य वाद्यरसिकां शास्त्रबाधवच्याकृतिं चर्वाकस्तं शस्त्रशास्त्रं निभृको रक्ते शाकलात्मिकां चामुण्डा महिमानोऽस्मिं वरदां स्वार्थसिद्धे मुण्डेश्वरासुरत्रुवि कृतमहाकष्टापदां नाशिनीं मुण्डप्रोत सुमाल्यं सुवितां गतां मुक्तिप्रदस्वाघ्रिघ्यां मुघे ज्ञानं विहीनकै पशूनि वैगातुं त्वाशक्त्यं जने चामुण्डा महामानो अश्मिं वरदं स्वार्थसिद्धे दाम्रयादि समस्त भूत निभ्रे सेवं सदा अनन्दां डाकनी दिशुं योगिनीं परिलसितं शस्त्रचक्रं संचारिं दम्भोपते जदानं कृतात्मनाविध्यो संतुष्टि अनन्तारं चामुण्डा महामनो अश्मिं वरदां स्वार्थसिद्धे इदैव भातं विहितुम् आनन्दरहितो यज्ञं सगरं जने स्मैनमैकरूपेण मलिज्ञा अंत प्रदाति तथा ये भक्त्या स्तुति पूजनादि रचितं तेषाम् अभिष्ट हृदयं चामुण्डा महामनो अश्मिं वरदां स्वार्थसिद्धे विद्यन् बिन्द्र कृतात् स्तुतिं प्रीतां विधि पाठितां विद्य बिन्द्र सुपूजनं करणे तन् संतुष्टिचिता तदा विद्यां वीरानुतो अम्बुजं यज्ञघायुगलं वीरावर्गप्रदां चामुण्डा महामान अश्मिं वरदां स्वार्थसिद्धे चेतोऽभिभरणीं मम माना प्रोतोभूतभिभरणीं एतोतिपद स्तां वर्तिन्दा कृतिं शनिदां चेतोवर्ते नु सारिकां कर्मफलदं चिन्तामणि श्रीक्रीं चामुण्डा महामानोऽस्मिं वरदां स्वार्थसिद्धे श्री शान्ताचलनं तया अमुजं पदाशक्यते सदा श्री शान्त्यादिगुणा पन्ते वरं चिदानन्दं नाथं नथाभि दत्तानं मृत्युपान मत हृदया अंतस्ते वक्त्रोदोभं शांति में शम मान्तु नोतु पठत्वा स्तोत्रम महानंदम। ये चामुंडा स्तोत्र है, नवार मंत्र गर्भित है। इसको आप जो है एक पखवाड़े में 21-21 पाठ, एक पखवाड़े मतलब 15 दिन में 21-21 पाठ प्रतिदिन करने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। चामुंडा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ये जो है मैंने आपको बताया है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र है मां का। मंत्र जाप करिए 21 दिनों तक, प्रतिदिन 21 बार पाठ करिए, फिर इसका फल आप देखिए। ये चामुंडा स्तोत्र है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं बाबा दिन लखनऊ से।